बिहार की राजधानी पटना, इस वक्त पटना में भारी बवाल हो रहा है। सड़क हादसा हुआ है पटना में, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है और इसी वजह से भीड़ उग्र हो गई है। नेशनल हाईवे का ये पूरा मामला, यहां पर जोरदार तोड़फोड़ हुई है, हंगामा हुआ है, पथराव, आगजनी तस्वीरें आपके सामने। ये वो बस है जिसकी चपेट में आकर युवक की मौत हुई। युवक सड़क पार कर रहा था और तभी तेज रफ्तार बस ने युवक को कुचल डाला। इसी के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया, आगजनी की गई, बस को आग के हवाले कर दिया गया। वहां खड़े अन्य वाहनों को फूंक डाला गया। दमकल कर्मी जब मौके पर पहुंचे तो उनको भगा दिया गया मौके से। पुलिसकर्मी जब मौके पर पहुंचे उन पर जमकर पथराव हुआ। तो तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से 26 साल मनीष कुमार की मौके पर मौत। इसी के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। देखिए उग्र भीड़ ने क्या किया है, भारी बवाल, आगजनी की है, पुलिस पर पथराव किया है और तनाव अभी भी बना हुआ है इसी उग्र भीड़ की वजह से। गुस्साए लोगों ने बस समेत 5 वाहनों को आग लगा दी, फूंक डाला। 3 पुलिस वाहन भी शामिल हैं। मौके पर पुलिस पहुंची थी, उस पर पथराव किया गया। दमकल की टीम पर भी हमला किया गया। अभी भी मौके पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अतिरिक्त पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाया गया है। भैया क्या तो पटना में युवक की सड़क हादसे में मौके पर ही मौत, जिसके बाद ये जमकर बवाल हो रहा है। हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे 30 है उसे जाम कर रखा है। प्रशासन की 5 गाड़ियों में आग लगा दी गई है और जब पुलिस लोगों को समझाने पहुंची तो पुलिस पर भी लोगों ने पथराव किया है। फिलहाल पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता आर्यन की मौके से एक रिपोर्ट। बैरिया बस स्टैंड के पास जो आज लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया, उसके बाद की देखिए ये तस्वीर है जहां बस जो है ये डबल डेकर एक बस जो जल के पूरे तरीके से खाक हो गई है और अब आग में जो थोड़ी बहुत धुआं बाकी है, जो आग बाकी है, उसको एक बार लास्ट बुझाने की जो कोशिश है वो फायर ब्रिगेड कर रही है। तो निश्चित तौर पर तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में एक 26 वर्षीय युवक के आने के बाद जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गए। उनका गुस्सा इस तरह से फूटा कि उन्होंने इस पूरे के तो मौका वारदात पर प्रशासन की जो मुस्तैदी है वो देखी जा सकती है। फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पहुँची है और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। जो प्रदर्शन यहाँ स्थानीय लोग कर रहे थे उस पर भी प्रशासन ने काबू पूर्ण तौर से पा लिया है। ये एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी इस गली में है, हम चाहेंगे वो भी चल पर जो स्थानीय लोग हैं उनका गुस्सा फूटा था और अब स्थिति पूरे तौर पर काबू में प्रशासन ने कर लिया है। चाहे जिस गाड़ी में आग लगी उस पर जो स्थानीय लोग जो उग्र थे उनको फिलहाल यहाँ से तितर बितर कर दिया गया है ताकि जो हिंसा हो रही थी उस पर काबू पाया जा सके। और अब जो फाइनल रूप है आग बुझाने की वो प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। और मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, सहयोगी आर्यन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आर्यन से ही जान लेते हैं अभी स्थिति कैसी बनी हुई है। आर्यन, क्या जानकारी? देखिए स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। हालांकि प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम पर जो काबू है वो पा लिया है। देखिए हम चाहेंगे वो तस्वीर दिखाएं, यही वो बस है जिसके नीचे आने से एक युवक की मौत हो गई थी। जो लोग थे उन्होंने इस बस को रोका, हालांकि बस ड्राइवर मौके वारदात से फरार हो गए। फिर 9:30 पौने 10 की ये घटना थी जब इस बस के नीचे एक युवक आ गए थे। हालांकि पूरे पहले यहाँ के स्थानीय लोगों ने जाम किया और जब ड्राइवर उसको पकड़ने की कोशिश की गई, ड्राइवर जब हाथ से निकला तो लोगों का गुस्सा और बढ़ा, जिसके बाद इस बस को उन लोगों ने आग के हवाले कर दिया। हालांकि जो जानकारी निकलकर सामने आई, इस बस में कई यात्री बैठे हुए थे, लेकिन जो गुस्सा लोगों में था उन्होंने पहले यात्रियों को नीचे उतारा, उसके बाद इस बस में आग लगा दी। कई दमकल की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची है। हालांकि स्थिति इस वक्त ये है कि आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ जो भारी, हम चाहेंगे हमारे सहयोगी दिखाए, दोनों ही तरफ भारी पुलिस की जो तैनाती है वो कर दी गई है ताकि फिर से ये जो हिंसक घटना हुई वो दोबारा न हो, क्योंकि ये एक गांव का इलाका है। दोनों हाईवे के दोनों तरफ गांव के लोग रहते हैं और स्थानीय निवासी की मौत के बाद ही ये जो उग्रता है वो आम लोगों में देखी गई और अब
फिलहाल स्थिति काबू में है। हालांकि फिर से तनावपूर्ण स्थिति न बने इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल की जो तैनाती है वो की गई है। कई जो दमकल की गाड़ियां हैं उसको मौके पर लाया गया है ताकि अगर स्थिति फिर से बिगड़े तो उस पर तुरंत काबू पाया जाए। कई गाड़ियों को आज प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। हालांकि एक जो जान है वो एक्सीडेंट में गई है, इसके अलावे किसी तरीके की जान की क्षति नहीं है। जिस दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस दौरान मौके पर जब पुलिस की टीम पहुंची तो स्थानीय लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा था और बड़ी तादाद इन स्थानीय लोगों की थी। उनके समक्ष पुलिस बल की संख्या बेहद कम थी तो पुलिस बल को भी खदेड़ा गया, पत्थर उनके ऊपर चलाए गए, जिसके बाद डेप्यूटेशन पे बहुत सारे पुलिस बल को यहाँ पर भेजा गया। फिर धीरे धीरे जब पुलिस की संख्या बढ़ी तो उग्र लोगों को साइड यहाँ से किया गया। कई लोगों पर लाठियां भी पुलिस ने चलाई है ताकि भीड़ पर जो स्थिरता है वो बनाई जा सके। हालांकि फिलहाल जो स्थिति है वो काबू में है और यही वो डबल डेकर बस है जिसके नीचे एक युवक आ गए, उनकी मौत हो गई। हालांकि अब उनके शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और बस की स्थिति ये है कि सिर्फ इसमें जले हुए लोहे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, इसके अलावे बस में कुछ भी नहीं बचा। बहुत धन्यवाद आपका आर्यन इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये हादसे वाली जगह से एबीपी न्यूज संवाददाता आर्यन जो आपको अभी के हालात क्या हैं इसी के बारे में जानकारी दे रहे थे। फिलहाल जाम खुलवा दिया गया है और जो आग लगे वाहन थे उन पर आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। भारी तादाद में पुलिस बल को इस इलाके में तैनात किया गया है। दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार और बीजेपी विधायक रवि नेगी आमने सामने आ गए। दोनों विधायकों के बीच जमकर बहस, जिससे कुछ देर के लिए सदन में हंगामे की स्थिति बनी और बाद में दूसरे विधायकों ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर यह मामला शांत हो सका। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित की गई है। दोनों सदनों में आज फिर भारी हंगामा हुआ है। अमित शाह से जवाब की मांग को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के सांसदों ने सत्ता पक्ष की घेराबंदी की, जोरदार नारेबाजी की। विपक्षी सांसद प्रदर्शन करते हुए वेल में पहुंचे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच जुबानी नोकझोंक हुई। सुबह संसद के बाहर भी विपक्ष ने बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। बारिश हो रही थी और विपक्ष के सांसद डटे हुए थे। गृहमंत्री अमित शाह संसद में आकर बयान दें, अमित शाह जवाब दो, यही वो बैनर है जो विपक्षी सांसद हाथ में लेकर पहुंचे हुए हैं और इसी बैनर के साथ विपक्ष के सांसद रोज नारेबाजी कर रहे हैं। संसद की कार्रवाई स्थगित होने के बाद किरण रिजिजू ने अमित शाह से मुलाकात की है। तो विपक्ष जो लगातार गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहा है, इस पर जोरदार हंगामा हुआ और राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया सदन में कि गृहमंत्री सुबह से शाम तक संसद में ही रहते हैं। कौन जवाब देगा, कौन जवाब नहीं देगा, ये विपक्ष थोड़ी तय करेगा। और साथ ही किरण रिजिजू ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया, ये कहते हुए कि गृहमंत्री जब बोलेंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा। विपक्ष अपना ये ड्रामा गृहमंत्री के बयान की मांग वाला बंद करे। इधर तो ऑपोजिशन हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं दिया चेयर से। मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट के समय सुबह से लेकर के देर रात तक होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में ही रहते हैं। सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है। ऑपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री को कब आना है, ये अपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं। ये गलत फहमी यहाँ देश को भ्रमण करने के लिए गलत बातें सदन में नहीं कर सकते हैं। कल भी लीडर ऑफ अपोजिशन ने गलत बात कहा, मैंने प्रोटेस्ट किया। सर मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, आपने ऑब्जर्वेशन दिया था कि अपोजिशन पार्टी ने ऐसा कहा है, चेयर से कोई डायरेक्शन नहीं दिया किसी मंत्री को सदन में आने के लिए। और दूसरी बात, आप लोग नाराबाजी करके तुरंत चले जाते हैं पार्लियामेंट छोड़ के, लेकिन होम मिनिस्टर सुबह से लेकर देर रात तक पार्लियामेंट में ही रहता है, देश का संचालन करता है। और जब होम मिनिस्टर जवाब देगा आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या बात करते हैं, आप लोग को हिम्मत नहीं है सिर्फ नाराबाजी
दरअसल ये हंगामा मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद शुरू हुआ, जब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बयान की सदन में मांग की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगा दिया कि ये भगवान राम के नाम पर घोटाला करते हैं। मैं कुछ नहीं बोलना, आपसे यही विनती करूंगा। मेरी पोस्ट एक हैसियत है, लेडी होम मिनिस्टर सदन में आए, स्टेटमेंट करे। इसकी बात आपने कही थी, लेकिन आपके बात को भी वो मर्यादा नहीं कर रहे। आपका अपमान कर रहे, इस हाउस का अपमान कर रहे। और इसके बाद फिर लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगा दिया कि विपक्ष भगवान राम के विरोधी हैं, श्री राम के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, राजनीति कर रहे हैं राम के नाम पर। आज भी सवेरे से ये लोग होम मिनिस्टर साहब का नाम ले लेके ये नारा लगा रहे हैं। मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, ये लोग हंगामा करके गायब हो जाते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी सुबह सुबह पार्लियामेंट में आते हैं और देर रात को ही वापस आते हैं, दिन भर वो पार्लियामेंट में ही रहते हैं। ये नारा लगाने का जो तरीका है वो गलत है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यहाँ जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो? नियम के तहत जिसका बिजनेस होता है उसी संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। आप यहाँ डिमांड डायरेक्शन नहीं कर सकते कौन से मंत्री आना है और किसको जवाब देना है, वो सरकार तय करता है और चेयर तय करता है। इसलिए आप लोग हाउस को डिस्टर्ब करने का, देश को गुमराह करने का ये नाटक बंद करना चाहिए। रांची में छात्रों के आंदोलन पर संग्राम चल रहा है। एक तरफ तो छात्र हैं, अपनी मांगों के लिए धरने पर बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ रांची से दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। रांची में आज छात्र आंदोलन का 14वां दिन, लेकिन छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर सस्पेंस बना हुआ है। छात्र कह रहे हैं कि उन्हें सरकार की ओर से बातचीत का कोई सिग्नल नहीं मिला। झारखंड विधानसभा में छात्रों का मुद्दा गूंज रहा है। विधानसभा में विपक्ष ने हंगामा किया है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई है। बीजेपी विधायक पोस्टर के साथ वेल में पहुंच गए, काफी देर तक सदन के भीतर नारेबाजी की, दोनों तरफ से वार पलटवार हुआ है। देखिए, इस वक्त मैं रांची के बिरसा मुंडा चौक पर हूं। आयशा के तरफ से विधानसभा मार्च का आह्वान किया गया है। बड़ी संख्या में आयशा के कार्यकर्ता यहां पे जुट गए हैं। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली हुई है, यह आरोप ये लोग लगा रहे हैं। इसके विरोध में ये लोग विधानसभा मार्च का आह्वान किए हैं। लगातार यहाँ पे नारेबाजी हो रही है। बता दें, एक तरफ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 14 दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं यहाँ पर आज आयशा का भी जो है वो धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप लोग की प्रमुख मांगे क्या है? देखिए, हेमंत सोरेन को दिल्ली वाला चंद्र मंदिर दिखाई दे रहा था। सावन का महीना में लोग 15 दिन से आंदोलन कर रहे, पानी में भीग रहे, लेकिन हेमंत सोरेन जी नेमरा में जाके पिताजी को श्रद्धांजलि देने जाते हैं तो कहते मेरा आँख खुला हुआ है, नाक खुला हुआ है। छात्रों का सीट बेचते रहे आप, लाखों का करप्शन। आप लोग को लगता है कि पेपर लीक हुआ, सीट बेचे गए? बिल्कुल। झारखंड में आप चाहते क्या हैं? हम चाहते ये है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, और सिर्फ प्यादा को नहीं, जो इनका सिंडिकेट है उनको जल्द से जल्द कार्रवाई करके जल्द किया जाए। देखिए, एक तरफ 14 दिनों से अभ्यर्थी, इसके साथ स्कॉलरशिप भी जो रुका हुआ उसको भी दिया जाए, और यहाँ जो नई शिक्षा नीति के कारण क्लस्टर सिस्टम है। अच्छा, ये बताइए, 14 दिनों से छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको अपना समर्थन देने के लिए आप लोग यहाँ खड़े हैं? बिल्कुल, हम यहाँ भी खड़े हैं और वहाँ पे भी रहते हैं। हम लोग रात तक वहाँ पे स्टे करते हैं, उनके साथ रहते हैं। कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा वहाँ गई? हमारी नहीं है, आयशा आयशा की है, वो तो नहीं आई है अभी।
अच्छा, और ये बताइए कि आप लोग को सभी छात्र संगठनों का समर्थन प्राप्त है? बिल्कुल, हम लोग सबको सपोर्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे डिवीजन नहीं है और वहाँ पे साइड में हम लोग हालांकि सरकार सीआईडी जांच करा रही है, लेकिन विपक्षी दल मांग कर रहा है कि सीबीआई ईडी से जांच हो। जो बच्चे वहां प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि सीबीआई ईडी से जांच हो और जेपीएससी 14वीं पीटी परीक्षा रद्द की जाए। देखिए, जो सवाल है जेपीएससी 14वीं पीटी परीक्षा रद्द करने के लिए, उसके समर्थन में हम लोगों का मार्च है। हम लोग भी ये मांग कर रहे हैं, तमाम छात्र युवा संगठन, कि जेपीएससी जो है उसको 14वीं रद्द करे। लेकिन जो जांच का सवाल है, सिर्फ जांच का सवाल सिर्फ 14वीं का नहीं है। 2003 में जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुई है उसकी भी जांच की मांग। तब बीजेपी के शासनकाल में जो गड़बड़ी हुई, जो आरोप लगे, उसकी भी जांच। हम दोनों जांच हो। 2003 की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। 2003 की जो जांच हुई है, अभी जिन लोगों को सम्मन भेजा गया, कई लोग सुसाइड कर लिए। अच्छे, सुनिए, आप लोग चाहते हैं कि जो अभी धांधली हुई है, जो आरोप लग रहे हैं, उसकी निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को कड़ी सजा मिले। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मुंबई में देश भर से आए जेन ज़ी छात्रों के साथ सीधा संवाद किया है। ये कार्यक्रम ऐसे समय में हुआ जब शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और युवाओं से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय बहस के केंद्र में हैं। कार्यक्रम में मोहन भागवत ने छात्रों का खुलकर समर्थन किया है। मोहन भागवत ने कहा, आंदोलन भी संवाद का तरीका। जेन ज़ी की शिकायत सही थी। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना सहमति बनाने का एक कारगर तरीका है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में देश भर से आए जेन ज़ी, जेन अल्फा से संवाद किया। मोहन भागवत तमाम मुद्दों पर जेन ज़ी के साथ नजर आए। उन्होंने लीडरशिप, शिक्षा, सोशल मीडिया, पाकिस्तान, चीन जैसे मुद्दों पर भी खुलकर अपनी राय रखी। जेन ज़ी और जेन अल्फा पर कहा कि ये पुरानी पीढ़ी से भी ज्यादा देशभक्त हैं, ईमानदार हैं, हमें इनकी बात सुननी चाहिए। अब जेन ज़ी की बात है तो अभी जो हुआ है, ग्रीवेंस तो जेन्युइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा है, इसलिए बात होती है। तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना, बात की बात है। और मेरा अनुभव ऐसा है जेन ज़ी के बारे में, हम लोग जेन ज़ी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे। तो उस समय की परिस्थिति। अभी जेन ज़ी, वो जेन अल्फा, वो प्रश्न पूछती है, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए, करेक्ट, और इसके साथ प्यार चाहिए। प्यार है तो ये आंसर दे सकते हैं। आपका मेरा परिचय नहीं, आपस में कोई संबंध नहीं, और आपने प्रश्न पूछा तो मैं तुमको न तो पूछने वाले, ऐसा होगा। लेकिन हम जानते हैं एक दूसरे को, आपस में कुछ संबंध है, तो आपने पूछा तो मैं जवाब दूंगा। तो ये बातें होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में ये तरीका है। दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों के आंदोलन पर मोहन भागवत कह रहे हैं कि संवाद में कमी की वजह से ये आंदोलन हुआ है। आंदोलन भी एक डायलॉग का तरीका है। हम यहां बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें समझ में आ गया, ठीक है, नहीं तो हमारा डिबेट चलेगा। आप किसी कठिनाई में हो या मैं किसी कठिनाई में हूं, सुलझाना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में, और नहीं हो रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं आपको वहां से लेके आऊंगा, ये पहले करो, अर्जेंट है, ऐसा कहूंगा। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है। लॉट ऑफ व्यूज कम टुगेदर एंड ए कॉन्सेंसस इज इवॉल्व्ड आफ्टर डिस्कशन। दैट डिस्कशन may happen through dialogue. Due to various reasons, if that thing is not heard, agitation पर जा सकते हैं। लेकिन ये सब करना है to evolve the consensus, not to create divisions.
तो आपने सुना मोहन भागवत ने जेन ज़ी का समर्थन किया, कहा कि वो तकलीफ की वजह से प्रदर्शन को मजबूर हुए। हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला रही। बिल्कुल, उसको ठीक करना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा आंदोलन एक डायलॉग का तरीका है, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना सहमति बनाने का तरीका है। अगर आवाज नहीं सुनी जाए तो विरोध तो कर सकते हैं। जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए। उधर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की जेन जी से बातचीत और जेन जी एंटी नेशनल तो है नहीं, इस पर जब उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई तो प्रियंका गांधी बोली कि जेन जी को मोहन भागवत से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। For the first time, they have interacted with them. They don't need a certificate from Mohan Bhagwat ji. Saying Gen Z are not anti-nationals. For the first time, we have spoken with Gen Z. Ma'am, this side. For the first time, they have interacted with them. They don't need a certificate from Mohan Bhagwat ji. Ma'am, you have to say anything. Ma'am, you have to say anything on Mohan Bhagwat saying Gen Z are not anti-nationals. They don't need a certificate from Mohan Bhagwat ji. Ma'am, you have to say anything. Ma'am, you have to say anything on Mohan Bhagwat saying Gen Z are not anti-nationals. वहीं मोहन भागवत के बयान को लेकर बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी कह रहे हैं कि गणतंत्र में कोई भी फीडबैक हो उसका सम्मान होना चाहिए। हमने छात्रों की मांगे सुन ली, मान ली, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सर, कल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन वाली बात थी उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई थी सरकार की तरफ से, उसी के चलते प्रदर्शन हुआ, नहीं तो ये प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्या आपको लगता है सरकार को एक संदेश है ये? देखिए, कोई भी फीडबैक किसी भी गणतंत्र में, किसी भी डेमोक्रेसी में मिलता है तो उसका सम्मान करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसा उनके मन में शंका थी नीट पेपर के बाद, या उनके मन में कोई और आक्रोश था और उसकी वजह से हम लोग ने उनके साथ पूरी तरह नेगोशिएट किया, उनकी मांगें पूरी करी, और मैं समझता हूँ जो मोहन भागवत जी का वक्तव्य है वो ये भी कहता है कि छात्रों के साथ सहानुभूति होनी चाहिए, उनकी जो वाजिब जो मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए, और उसी के साथ साथ आने वाले समय में उनकी ऊर्जा हम लोग विकसित भारत में करें। लेकिन इसका राजनीतिकरण न हो, विपक्ष का ये जिम्मेदारी है उनकी भी कि इसका प्रयोग करके वो सड़कों पर ना आएँ और इसको अपनी राजनीति से न जोड़ें। देश के कई राज्यों में भारी बारिश कहर बनकर टूट रही है। आसमान से बरसता पानी शहर शहर मुश्किलों की कहानी बयां कर रहा है। दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार, कर्नाटक तक, हरियाणा से लेकर असम तक देश के कई हिस्सों में मॉनसून अब राहत नहीं रहा है, ये तो आफत बनकर बरस रहा है। कहीं सड़कें दरिया बन गई हैं, कहीं गाड़ियां पानी में डूब रही हैं और कहीं तो लोगों की जान पर ही बनाई है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से बेहद भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। दिल्ली, एनसीआर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक बारिश ने जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूं, देखिए किस तरीके से पहाड़ से लेकर मैदान तक ये बारिश का कहर टूटा हुआ है। दिल्ली, एनसीआर, गुरुग्राम, उत्तर प्रदेश का वाराणसी और हिमाचल का मंडी, हर तरफ एक सा ही हाल है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में लगातार बारिश आम जनजीवन पर खासा असर डाल रही है। गुरुग्राम का हाल कैसे बेहाल है, सीआरपीएफ कॉलोनी से दिखा देती हूं आपको। एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील पांडे की रिपोर्ट। बेहाल है। इस समय हम गुरुग्राम के सेक्टर 40 में खड़े हैं और आप देखिए तस्वीरों में दिखाऊं कि किस तरह से सड़कों पर जिस तरह से जलभराव हो रहा है, उस जलभराव की वजह से तमाम लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए जो बाइक है वो लगभग डूब के चल रही है, जो गाड़ियां हैं वो आधी डूबी हुई है और इसी तरीके का कमावेश गुरुग्राम की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, जहां पर गाड़ियां लगभग डूबी हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से सड़कों पर अब जलभराव की स्थिति बनी है उससे तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं, क्योंकि बारिश अभी भी लगातार हो रही है और गाड़ियां देखिए लगभग डूबी हुई हैं। जितनी भी गाड़ियां हैं वो चल रही हैं, या तो गाड़ियां बंद हो जाती हैं या फिर उन्हें ढकेल के निकाला जा रहा है। लेकिन
इसी तरीके की स्थिति तमाम जगहों पर गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है। तमाम जो लोग हैं परेशान हैं और स्थिति जो है वो कहीं गुरुग्राम प्रशासन को लेकर वो तस्वीरों में दिख रहा है। देखिए किस तरह से सड़कों पर इसी तरीके का लबालब पानी भरा हुआ है। आप देखिए तमाम जो लोग हैं वो उसी पानी से क्रॉस करके भी निकल रहे हैं। गाड़ियां जो हैं वो लगभग डूबी हुई हैं और ये स्थिति गुरुग्राम की है। सेक्टर 40 का ये इलाका है जहां पर इसी तरीके का सड़कों पर जल भराव की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है और इसी जल भराव की स्थिति से आम जनमानस परेशान है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत गुप्ता के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, गुरुग्राम। और सुशील इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी सुशील के पास। सुशील, ये अभी गुरुग्राम सेक्टर 40 से आपकी रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखा रहे थे। अभी आप किस इलाके में मौजूद हैं और यहाँ तो सड़क नदी बनकर यहाँ पर पानी बह रहा है सड़क पर? सुशील, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल रुमाना, देखिए आपकी आवाज मिल रही है और ये स्थिति है। देखिए सेक्टर 12 गुरुग्राम का ये पूरा इलाका है जहां मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। देखिए पूरे का पूरा ये सेक्टर 12 इसी तरीके के पानी से लबालब भरा हुआ है। आप देखिए गाड़ियां तो खराब हो गई हैं और इन्हीं गाड़ियों के बीच में जो गाड़ियां नहीं खराब हुई हैं वो फिलहाल निकल रही हैं। लेकिन देखिए ये रुमाना वो तस्वीर है जो लग रहा है कि अब जो गुरुग्राम है उसकी तस्वीर दूसरी है और ये सड़कों के दोनों तरफ रुमाना है। देखिए सड़कों के ये दोनों तरफ इसी तरीके का लबालब पानी भरा हुआ है। कुछ गाड़ियां रुमाना सड़कों पर खराब हो गई हैं, बारिश अभी हो रही है और देखिए तस्वीरों में किस तरह से तमाम जो गाड़ियां हैं वो निकल रही हैं। और अगर रुमाना इसके अंदर हम जाएं तो आप देख सकती हैं हम ठीक से खड़े नहीं हो सकते क्योंकि बहाव इतना ज्यादा है, बहाव इतना तेज है पानी का कि जो गाड़ियां गुजर रही हैं वो बहुत तेजी से गुजर रही हैं। और इसी तरीके की जो तस्वीर है वो रुमाना आपको दिखा रहा हूं। देखिए गाड़ियां जो हैं वो खराब हो गई हैं। ये सेक्टर 12 का पूरा इलाका है और ये देखिए तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं। देखिए सामने से ये गाड़ियां जो हैं वो निकल रही हैं, गाड़ी जो है वो खराब हो गई है, लोग धक्का देके निकाल रहे हैं गाड़ियां। देखिए ये तस्वीर गुरुग्राम की है। देखिए किस तरह से और ये पानी पूरा का पूरे इलाके में इसी तरीके का पानी जो है वो भरा हुआ है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वो परेशान है। देखिए ट्रैक्टर लेके निकल रहे हैं, जो गाड़ियां खराब हैं वो निकल रही हैं। सबसे बड़ी और भयानक तस्वीर गुरुग्राम में है क्योंकि बारिश जो है रुमाना वो लगातार हो रही है और इसी बारिश में लगातार जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या ये देखिए ये तमाम वो लोग हैं जो बेचारे फंसे हुए हैं और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो बेहाल है। और तस्वीरों में अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, अगर मैं आगे बढ़ूं रुमाना तो देखिए जो सिर्फ देखिए इसी तरीके की जो तस्वीर है वो आपको पूरे के पूरे गुरुग्राम में देखने को पानी ही पानी चारों तरफ है। ये सेक्टर 12 का इलाका है। सर आपकी भी गाड़ी खराब हो गई? हाँ जी खराब हो गई गाड़ी। पूरा पानी भरा हुआ? पूरा पानी भरा हुआ, यहाँ तक पानी है। गाड़ी के अंदर भी पानी भर गया तो कैसे लेके जाएंगे? धक्का मार के। देखिए तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल ऑफिस में, दफ्तर हैं जहां से निकल रहे हैं, लेकिन देखिए धक्का मार के फिलहाल यहां से निकाला जा रहा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई कि भाई पानी इस पूरे इलाके में अगर भरा हुआ है तो फिलहाल ये पानी कैसे निकाला जाए। देखिए रुमाना ये पूरा इलाका अगर मैं दिखाऊं, देखिए दूर तक तमाम जो गाड़ियां और इसी तरीके की तस्वीर है। अगर मैं आगे जाऊंगा, सामने कुछ महिलाएं हैं जो जा रही थी, अपने घर जा रही थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए कितनी मुश्किल यहाँ पर आम लोगों को झेलनी पड़ रही है। ये मौसम की मार कह लीजिए आप और साथ ही साथ बदइंतजामी की मार कि ये साइबर हब है, स्मार्ट सिटी है गुरुग्राम, लेकिन हर बारिश में यही इसका हाल होता है।
दिल्ली एनसीआर में ये जो सुबह से बारिश हो रही है, सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना सड़क पर आने जाने वाले लोगों को ही करना पड़ रहा है। नोएडा में एक एम्बुलेंस सड़क पर बीच पानी में फंस गई। तस्वीर आपके सामने है। बारिश के बाद नोएडा में कई जगह व्यवस्था की पोल खुल रही है, सड़कें लबालब हैं और ऐसे ही सड़क पर भरे पानी में एम्बुलेंस बंद पड़ गई। उधर मध्य प्रदेश के मैहर से विकास के दावों की पोल खोलती ये बेहद शर्मनाक तस्वीर है। मासूम स्कूली बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार करने को मजबूर हैं। यहां मैहर के सोनवारी गांव में छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं, हाथ में बस्ते हैं इनके, और देखिए कैसे उफनती नदी है, इसी को पार करके एक तरीके से मौत को दावत देकर यहां ये नदी पार करके स्कूल जाने को मजबूर है। हैरानी देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले इसी मैहर के भदनपुर में एक 5 साल का मासूम स्कूल से लौटते वक्त सैलाब में बह गया था, जिसे ग्रामीणों ने बमुश्किल बचाया। लेकिन इस खौफनाक हादसे के बाद भी प्रशासन ने यहां कोई सबक नहीं सीखा। उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में शुक्रवार को पहाड़ से भारी मलबा आया, जिसकी वजह से रास्ता करीब 1.25 घंटे तक बाधित रहा। मलबा सड़क पर गिरने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। मौके पर एक कार भी दलदल में फंस गई। एनएचएआई ने 2 घंटे में सड़क मार्ग को फिर से बहाल किया है। वहीं वाराणसी में भारी बारिश के बाद सड़क मार्ग पर जल जमाव, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। दावा किया जा रहा है आखिरी भिकारीपुर मार्ग का ये वीडियो, रास्ते से गुजरते वाहन लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं। यहां दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। उधर पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश, बरसाती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। एक ट्रैक्टर ट्रॉली यहां फंस गई। गनीमत रही मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाई, रस्सियों के सहारे चालक को सुरक्षित निकाला। केरलम के कोट्टयम में बाढ़ के बीच जिंदगी की जंग जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। फायर सर्विस डिपार्टमेंट, एसडीआरएफ के जवान इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इन टीम से बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों का पता लगाकर उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इन जवानों को रियल हीरोज कहा जा रहा है। और उधर असम में आसमान से आफत बरस रही है। नदियां उफान पर हैं, रास्ते पानी में समा रहे हैं, कहीं तो सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं घरों में पानी भर गया है। बाढ़ का दायरा बढ़ रहा है और अब मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 97 पर पहुंच गया। तस्वीरें असम के शोणितपुर जिले की हैं। यहाँ ढेकियाजुली में भारी बारिश की वजह से कहर है। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर है। ढेकियाजुली क्षेत्र में मूसलाधार बरसात से कई घरों में पानी भरा है। बाढ़ की वजह से मुख्य सड़क को भारी नुकसान हुआ है, आवाजाही बाधित। इतना ही नहीं, बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। घरों मंदिरों में पैर रखने की जगह नहीं है। घर का सारा सामान डूबा हुआ है। मंदिर तालाब में तब्दील है। उधर दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बादल फटने की घटनाओं के कारण अचानक से जलस्तर बढ़ रहा है। आज शोपियां के एक जंगली इलाके में फिर बादल फटा। बाढ़ का पानी मलबा अचानक बहकर गांव में आ गया। इलाके में फिलहाल हाई अलर्ट। देश की राजधानी दिल्ली बारिश से बेहाल है। दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव है। सैनिक फार्म क्षेत्र की ये तस्वीर, सड़कें समंदर बन गई हैं। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के महरौली में लोग बारिश से बेबस है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगाइए।